स्वागत है आप सभी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके क्विज सेशन में, जो आपके आगामी एसएससी, रेलवे या फिर आप भारत में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, वो भी तो 15 मिनट के अंदर। तो ये आपके लिए एक रिवीजन भी हो जाएगा, साथ ही साथ सारे के सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अभी के अभी याद हो जाए। तो पहला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद है। तो आप देख रहे हैं सारा ऑप्शन, आप गेस करने की कोशिश करेंगे। अनुच्छेद 279 ए में जीएसटी परिषद के बारे में लिखा हुआ है। जीएसटी परिषद में कुल 33 सदस्य होते हैं। 33 सदस्यों की बात करें तो 33 सदस्यों में से केवल 2 सदस्य जो हैं वो केंद्र से होते हैं, बाकी का जो 28 सदस्य होता है वो राज्य से होता है, और साथ में 3 जो सदस्य हैं वो यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। सबको मिलाया जाए तो 33 आपके कुल सदस्य होते हैं। जीएसटी से एक और प्रश्न पूछता है कि जीएसटी किस अनुच्छेद से संविधान संशोधन से पारित हुआ था। तो अनुच्छेद याद रखना आपको 101 अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं, ये संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन था। अनुच्छेद तो मैंने बता दिया। अच्छा, जीएसटी परिषद का हेड कौन होता है, ये भी पूछा गया था। कई बार लोग भारत के प्रधानमंत्री क्लिक करते हैं या फिर गवर्नर क्लिक करते हैं, ये गलत हो जाएगा। जीएसटी परिषद का हेड कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का हेड है। वर्तमान वित्त मंत्री की बात करें तो निर्मला सीतारमन जो है वर्तमान में वित्त मंत्री है। तो ये भी आपको याद रखना है। सारा का सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुसांगिक शक्तियों से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 140। एंसिलरी पावर, अगर आपसे पूछ ले एंसिलरी इंग्लिश में एंसिलरी पावर, तो उससे संबंधित कौन सी शक्ति है? वो है अनुच्छेद 140 में जुडिशियल अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से होती है? तो 2008 से इसकी शुरुआत होती है राष्ट्रीय बालिका दिवस की। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? वो है नर्मदा नदी। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। जबलपुर भी मध्य प्रदेश में है, आपको पता होगा। धुआंधार जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राज्य में लाई हरोबा कहाँ पे मनाया जाता है, पूछ रहा है। तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। टीसीएस ने कई शिफ्टों में इस प्रश्न को रिपीट किया था, लाई हरोबा, चाहे आप एनटीपीसी बोल लीजिए या एसएससी बोल लीजिए। तो लाई हरोबा आपने याद रखना है कि मणिपुर में बनाया जाता है, वहाँ का ट्रेडिशनल त्यौहार है। कौन सा युग्म पर्वतीय दर्रों के संबंध में सही है? यहाँ हम एक प्रश्न से 4 प्रश्न करेंगे। देखिए, रोहितांग दर्रा के बारे में बोला गया, तो रोहितांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, आपने याद रखना है, हिमाचल में है रोहितांग में, ठीक है, सिक्किम नहीं हो जाएगा। बोमडिला दर्रा की बात करें तो बोमडिला दर्रा हिमाचल में नहीं है, बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये भी आपने याद रखना है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। नाथुला दर्रा की बात करें तो ये अरुणाचल में नहीं होके बल्कि सिक्किम में। देख रहे हैं किस तरह से ऑप्शन को घुमाया गया है, कंफ्यूज किया गया है। नाथुला हो गया आपका सिक्किम में। अलीपू लेक दर्रा जो है, जी हाँ, ये उत्तराखंड में है। तो ये सही जवाब हो जाएगा। चारों के चारों प्रश्न आपको याद कर लेने हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में सभी पूछे जाते हैं। किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ? तुगलक काल में नहीं हुआ, देखिए तुगलकाबाद का तो हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है। फिरोज शाह कोटला का, खिरकी मस्जिद का भी हुआ है। बात करें जामा मस्जिद की, तो इसका निर्माण जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कहाँ स्थित है? लाल किला के सामने स्थित है, चांदनी चौक के पास स्थित है, आप देखे भी होंगे। और इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण जो है मुगल बादशाह जो रहते हैं दिल्ली सल्तनत के, से शाहजहां इसका निर्माण करते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। और इसका निर्माण तुगलक काल में नहीं होकर मुगल काल में होता है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता को की सुरक्षा सावधि बीमा प्रदान करता है। तो कितनी की बीमा सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, प्रधानमंत्री या फिर आपका केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी के कई शिफ्टों में ग्रुप डी में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या फिर किसी भी योजना से प्रश्न पूछे गए थे। तो आपने देखना है, देखिए 2 लाख रुपए का प्रदान करता है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस आयु वर्ग के लोगों को प्रदान करता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि 18 से 50 वर्ष आयु के लोगों के लिए ये जीवन ज्योति बीमा योजना है। 2 लाख रुपए 18 से 50 वर्ष के आयु के लोगों के लिए। किस मंदिर में प्रतिवर्ष अम्बुबाची मेला, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। तो कामाख्या देवी के मंदिर में। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पे है? असम में है। असम में कहाँ पे है? गुवाहाटी में स्थित ये मंदिर है, पहाड़ों पे स्थित मंदिर है। काफ़ी जानी पहचानी, बहुत ही पॉपुलर मेला यहाँ पे होता है। सबसे पहले भगवत गीता का रेलवे का फेवरेट प्रश्न, देखिए रेलवे बहुत पहले भी पूछता था और फिर से पूछा गया प्रश्न है। तो कब
किसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विलिंग्स अंग्रेज थे जिसने भगवत गीता का 1785 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी को एजी भी बोला जाता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे बड़ा जो है कानूनी अधिकारी है, सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी। और ये भारत सरकार की तरफ से चुनाव लड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी पेशी होती है। साथ ही साथ किस अनुच्छेद के अंदर आता है ये भी पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 76 के अंदर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। देखिए, आप इतनी दूर तक आ गए हैं, यानी कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा क्विज पाने के लिए, वो भी तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। साथ ही उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जो कि आपके साथ तैयारी कर रहे हो, ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यता कितनी थी? तो यहाँ से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, पहले ये आपने याद रखना है। तो कुल सदस्यों की बात करें तो 389 सदस्य थे। 389 में जो 55 सदस्य थे वो आपके संयुक्त प्रांत से थे, यानी कि सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ थे? तो संयुक्त प्रांत से थे। कितने थे? 55 सदस्य थे। साथ ही साथ आपने ये दिन भी याद रखना है, 31 दिसंबर 1947। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट बहादुर शाह जफर के दौरान मुगल साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ? सम्राट बहादुर शाह जफर की बात करें तो ये आखिरी मुगल वंश के आखिरी जो थे, ये सम्राट थे मुगल वंश के, और 20वें सम्राट थे, आखिरी थे और 20वें थे। और इनके समय जो है, जो सबसे ज़्यादा विस्तार होता है वो होता है चांदनी चौक से पालम तक। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं, ये गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों किसका हिस्सा है? ये आपने याद रखना है, ये है मेघालय का, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। मेघालय का हिस्सा है गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, और इन्हीं पहाड़ियों से मेघालय घिरा हुआ है, जिस कारण क्या होता है कि जब भी इसमें पश्चिमी हवा आती है, मानसूनी हवाएं आती हैं, तो वो फंस जाती हैं, बाहर नहीं निकल पाती इन पहाड़ियों से, इन तीन पहाड़ियों के बीच ही रहती हैं, और जिस कारण मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। वहीं बात करें, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। तो भुवन पहाड़ियाँ पूछेंगे कहाँ है, तो ये आसाम में है, ये आसाम पहाड़ियों का हिस्सा है भुवन पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, देखिए सरकार का कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला, फिर ये पूछा गया है। तो कब हुआ था? ये 2009 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ जो है, स्वच्छ जल जो पीने योग्य पानी है, उसके लिए ये कार्यक्रम चलाया जाता है। 2009 में चलाया जाता है, जब कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए, तो वो कौन सी हैं? आप सभी गेस कर पाइएगा। कई लोग सरोजिनी नायडू में, लेकिन ये भारतीय थी। ठीक है, और ये बाद में बनती हैं। इससे पहले कौन बनती है? श्रीमती एनी बेसेंट, और ये भारतीय नहीं थी। और इन्होंने किया, कब किया? 32वां होता है, कहाँ पे होता है? कोलकाता में होता है, जहाँ पे इनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये आपने याद रखना है। इसमें कभी कभी डेट भी पूछ लेता है, तो वो भी आप देख लीजिए। 1917 में, 1917 32वां अधिवेशन कोलकाता में इनको अध्यक्ष बनाया जाता है 1917 में। और क्या होता है? चंपारण सत्याग्रह होता है। किसके द्वारा होता है? गांधी जी द्वारा। बिहार में नील खेती के विरोध में रामचंद्र शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बुलाया जाता है। ये एनटीपीसी में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपने ये भी याद रखना है। तो और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि श्रीमती एनी बेसेंट ने, जो आप बीएचयू का नाम सुनते होंगे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसके फाउंडर यानी संस्थापककर्ताओं में से एक श्रीमती एनी बेसेंट भी थी। सारा का सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट था जो भी मैंने आपको बताया था। देखिए, पूरा PURA पूरा मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, पूछा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि ये मॉडल जो है हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ कलाम के द्वारा दिया गया है, जिन्हें जो है अग्निमैन भी कहा जाता है भारत के। तो उनके द्वारा ये मॉडल दिया गया था। और इस मॉडल की विशेषता क्या थी? इसमें PPP मॉडल था, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके तहत क्या किया गया था कि छोटे एरिया में, रूरल एरिया में रहने वाले लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए। इसके लिए क्या करना है कि प्राइवेट क्षेत्रों से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड उपलब्ध करवाया जाए। इस तरह का ये मॉडल काम करता है। प्रतिवर्ष जनवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान आयोजित होने वाला मोढेरा नृत्य पूछा जा रहा है। तो आपने ये भी रखना है कि जनवरी का तीसरे सप्ताह में होता है मोढेरा नृत्य। एनटीपीसी का फेवरेट प्रश्न, बहुत सारे शिफ्टों में रिपीट किया हुआ। तो मोढेरा नृत्य का संबंध कहाँ से है? तो गुजरात से है।
आपने याद रखना है मोढेरा नृत्य। मोढेरा स्टेडियम भी आपने सुना होगा, और ये एक डांस फेस्टिवल है, गुजरात से है, और गुजरात में एक जगह का नाम है, ठीक है। एक मोढेरा नृत्य जो है गुजरात के एक मंदिर का नाम है मोढेरा मंदिर। मोढेरा मंदिर, अच्छा ये जो मंदिर है इससे और एक चीज़ पूछा जा सकता है कि मोढेरा मंदिर जो है वो किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य को समर्पित है। ये भी आपने ध्यान रखा, अगले शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया है इससे। सर डॉन ब्रैडमैन का टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे तेज बल्लेबाज का नाम क्या है? तो कौन से वो बल्लेबाज है? वो है स्टीव स्मिथ, ठीक है। तो सर डॉन ब्रैडमैन जो था वो पहले नंबर पे थे, और दूसरे नंबर पे है स्टीव स्मिथ। आपने याद रखना है, 25 शतक का रिकॉर्ड है। वह व्यवस्था जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होगा और सरकार को भू राजस्व के भुगतान का जिम्मेदार होगा, क्या कहा जाता है? आप थोड़ा समझते हैं इसे। देखिए, समझ के अगर आप पढ़ते हैं तो आपको एग्जाम तक याद रहेगा, और अगर ऐसे आप रटने की स्थिति से पढ़ते हैं तो वो आपको काफ़ी दिनों तक याद नहीं रह पाएगा। पहले एक ड्राइंग बनाते हैं हमारे प्यारे देश भारत की, उतना अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, मद्रास का एरिया इसे बोला जाता था, इसे बॉम्बे का एरिया बोला जाता था, और यहाँ का जो एरिया था उस समय तो बांग्लादेश था नहीं, तो ये जो एरिया था ये असम का एरिया बोला जाता था। अब क्या होता है कि भारत में जो है ये जो आपकी व्यवस्था है किसानों की मालिक बनाने की व्यवस्था, ये है रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसमें क्या किया जाता था कि इन सारे इलाकों में छोटे छोटे एरिया का मालिक किसान को ही बना दिया जाता था, और सरकार जो है अलग अलग किसानों के पास जाने के बजाय जिनको मालिक बनाया जाता था, किसान को बोलता था कि आप ही इस ज़मीन के मालिक हैं, और उन्हीं से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होता था, डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था, और इसी व्यवस्था को रैयतवाड़ी व्यवस्था बोली जाती है। किसने शुरू किया था पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, तो मुनरो द्वारा शुरू किया गया था। मुनरो ने इसे शुरू किया था, अंग्रेज थे। कब शुरू किया था? तो 1820 में शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? मद्रास में शुरू किया, आपका सबसे पहला हो जाएगा। फिर बॉम्बे में शुरू किया जैसे मैंने बताया, साथ ही साथ असम में भी शुरू किया। तीनों का तीनों चीज़ याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसे आप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, आपने याद रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछता है। वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करने में कंजूसी ना करें, लगातार शेयर करते रहें, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी करें। कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लग रहा है प्रश्नों का संग्रह। बीमा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना किसके सुझाव पे होती है? तो वो कौन है? वो है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा कौन थे? मल्होत्रा जो थे वो आरबीआई के गवर्नर थे, और इन्होंने 1993 में सजेस्ट किया था कि उस समय की जो बीमा कंपनियां थी वो मनमौजी कर रही थी, तो उस पर नकेल लगाने के लिए उनका सुझाव था, और इनके सुझाव के द्वारा IRDA, जिसे क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ये भी आपने याद रखना है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा गया है। इसकी स्थापना कब होती है? 1999 में होती है, और 2000 में ये वर्किंग कोऑपरेट कर दिया जाता है इसे। तो सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट था, खासकर 1993 में जो सजेशन दिया गया था मल्होत्रा द्वारा, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पे इसकी शुरुआत होती है। मणिपुरी भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था। क्या इससे काम चलेगा? नहीं, इसमें और भी बहुत सारे चीज़ आपने ऐड रखने हैं। देखिए 8वीं अनुसूची थी, 8वीं अनुसूची पूछा जाता है कब जोड़ा गया था, तो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 71वां संविधान संशोधन था। कब होता है? 1992 में, जैसा प्रश्न में दिया गया है 1992 में होता है। मैं चाहूँ तो इसमें और भी एक्स्ट्रा फैक्ट शामिल कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तो पढ़ें वही जो आपके एग्जाम के लिए आया, और सारा का सारा मैंने जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया है आपने कोशिश करना है कि आपको अभी का भी याद हो जाए। बाद में जब आप एक बार और वीडियो देख लेंगे तो ये आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो किस राज्य में लोकसभा में प्रत्येक के लिए केवल एक प्रतिनिधि है, यानी लोकसभा के लिए एक ही सीट है किन किन राज्यों से? तो वो कौन से राज्य हैं? वो है नागालैंड और मिजोरम। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से लोकसभा के लिए एक ही सीट है। मराठा राज्य में सरदेशमुखी के कर के रूप में भू राजस्व का हिस्सा कितना था? तो देखिए आपने पहले ये याद रखना कि ये जो था सरदेशमुखी, ये क्या था? टैक्स था। कहाँ पे था? मराठा राज्य में था। तो ये भी अपने आप में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो वो कितना था? तो ये था 9 से 10% जो टैक्स लिया जाता था मराठा राज्य में सरदेशमुखी के नाम से लिया जाता था। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है पूछा जा रहा है। तो ये देखिए डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया गया है कंट्री का, तो ये भारत में स्थित है। भारत में भी पूछा जाता है कहाँ पे, इसका नाम क्या है? तो काबुल लामजाओ नाम है, आपने सुना भी होगा, कीबुल बोल दीजिए या फिर काबुल लामजाओ, आप ऑप्शन देख के समझ जाइएगा। काबुल लामजाओ पार्क जो है उसमें है। अच्छा, ये पार्क के बारे में पूछा जाता है कि ये पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपने याद रखना है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर में, वहाँ पे ये स्थित है। और इस पार्क का जो एरिया है वो 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे स्थित है। और देखिए ये पार्क में जो है लोकटक झील के ऊपर है, लोकटक झील
इंपॉर्टेंट है। इस झील का नाम है लोकटक झील, जिसके ऊपर ये पार्क है, तैरता हुआ पार्क है, और इसमें संघाई हिरन पाई जाती है, संघाई हिरन पाई जाती है। जितना भी फैक्ट मैंने बनाया है सारा का सारा इंपॉर्टेंट, आपने सबका सब याद कर रखना है, पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया। जैसे जैसे आप मेरे साथ सारे फैक्ट को याद करते रहेंगे और मेरा अगर सारा वीडियो आप प्लेलिस्ट का देखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि जब आप टेस्ट देने जाओगे तो यही प्रश्न आपको अपने टेस्ट में भी मिलेगा। इसलिए आप अभी से सारा वीडियो देखने की कोशिश करें। सिर्फ आपको 15 मिनट का समय लगेगा, जिसमें आप सारे के सारे 50 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? देखिए, पहले आपने ये याद रखना कि हजरा मंदिर किससे संबंधित है, तो भगवान राम से संबंधित है, क्योंकि ऐसा पूछा भी जाता है। तो किसने बनाया? देवराय प्रथम ने बनाया। अच्छा, ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ये भी पूछा जाता है। हम्पी कहाँ पे है? डायरेक्ट पूछा जाता है, तो कर्नाटक में है। और ये मंदिर जो है, हजरा मंदिर भी हम्पी में है। देवराय प्रथम जो है इसे बनाते हैं, और ये कब बनाते हैं? 15वीं सदी में बनाते हैं। सदी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं, लेकिन ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देवराय प्रथम भी आपने याद रखना है। जनपद गीत जिसमें बसन्ना के वचन शामिल है, भारतीय राज्य में लोकगीत संगीत है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है। जनपद गीत जिसमें बसन्ना के प्रवचन शामिल है, ये एक फोक गीत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार कई बार का पूछा गया? वीवीआईपी प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? RTE, राइट टू एजुकेशन के बारे में बताया गया है। और इससे क्या किया गया है कि भारत में जो है शिक्षा का अधिकार जो है ना, अब वो पेरेंट्स के ऊपर दे दिया गया है कि आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना होगा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है 6 से 14 वर्ष के लिए, और ये पेरेंट्स के लिए एक जो है ड्यूटी बना दी गई है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 21 में है। अच्छा, ये कब आता है? तो ये भी पूछा जाता है। तो 4 अगस्त, डेट याद मत रखिएगा आप, ईयर याद रख लीजिएगा, 2009। तो 2009 में ये लिया जाता है। आरटीई एक्ट के अंदर आता है। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। किसका अर्थ है किसी अधिकारी द्वारा या अधिकार परीक्षा, ये पूछा जा रहा है। तो किसका अर्थ है? ये एक रिट के बारे में पूछा जाता है, जो कि भारत में कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो वो कौन सी है? वो है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का अर्थ है किस अधिकार द्वारा, ठीक है। वो अधिकारी से पूछते हैं कि आप इस पद पे किस अधिकार से हैं, इसलिए ये बोला जाता है क्यू वारंटो, ठीक है। आपने ये देखिए सरसरी के बारे में पूछा जा बोल रहा है, तो सरसरी का मतलब भी आपने समझना है। इसका मतलब क्या है? देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग इसे प्रोनाउंस करते हैं, आपने बस मतलब समझना। प्रमाणित होना इसका मतलब है सूचित किया जाना। तो किसी चीज़ को अगर कोर्ट प्रमाणित करता है तो वो इसके बाद। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है? इसका मतलब है बंदी को प्रत्यक्ष करना, बंदी का प्रत्यक्षीकरण या फिर बंदी को प्रत्यक्ष करना, अगर किसी बंदी को अरेस्ट कर दिया गया है। और ये पूछा जाता है हैबियस कॉर्पस, ठीक है। और अभी हाल ही में जो आपका मूवी आया था दृश्यम, उसमें ये दिखाया गया था, दृश्यम 1 में। तो बंदी को अगर अरेस्ट कर लेती है और उसे अगर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं पेश किया जाता है तो कोई भी जाके ये रिट लगा सकता है, जिसके बाद पुलिस को बंदी को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। और मंडामस क्या है? मंडामस का मतलब क्या है? परमादेश। देखिए, कभी कभी होता है ना कि आपके एग्जाम में हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए हिंदी प्रश्न था लेकिन इंग्लिश में पूछ लिया गया, तो मंडामस का मतलब है परमादेश। इसमें क्या है? वो आदेश देता है, वी कमांड इसका मतलब है हम लोग आदेश देते हैं कि ये काम आपने करना होगा, तो कोर्ट ये आदेश देता है। कभी राज्य सरकार को देता है या फिर किसी अधिकारी को भी ये आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है। थब्बल चोंगबा किस त्योहार का अभिन्न अंग है? थंबल चोंगबा के बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस त्योहार का अभिन्न अंग है। तो ये जो है यसोसांग या याओसांग त्योहार का अभिन्न अंग है, आपने याद रखना है। थबल चोंगबा याओसांग त्योहार का, इससे और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। और इसे ये बस अपने इतना याद रखना है कि ये मणिपुर का जो है त्यौहार है, मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर का लोक नृत्य है। बस इतना इंपॉर्टेंट है, बस यही इससे पूछा गया था। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।